हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैम्बर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 14 लिमिटेशन एक्ट 1963 से, जिसके अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेक्शन 14 क्या बात करता है, उसके बाद हम देखेंगे उसका ऑब्जेक्ट क्या है, और फिर हम देखेंगे कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट है या फिर कंडीशंस है सेक्शन 14 का बेनिफिट लेने के लिए। और उसके बाद हम बात करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में कुछ केस लॉज के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को। सेक्शन 14 बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन। देखिए, हेडिंग देखते ही समझ आ रहा है कि जो सेक्शन 14 है वो किस केसेस के अंदर एक्सक्लूजन की बात कर रहा है। ऐसे केसेस के अंदर यहाँ प्लेंटिफ ने क्या कर दिया हो, बोनाफाइडली किसी ऐसे कोर्ट के अंदर केस को सूट इंस्टीट्यूट कर दिया हो या फिर एप्लीकेशन मेड कर दी हो जिस कोर्ट का क्या है, जुरिसडिक्शन ही नहीं था उस केस को ट्राई करने का। तो इसके अंदर टोटल 3 सबसेक्शन दे रखे हैं जो अलग अलग एक्सक्लूजन, अलग अलग टाइम पर एक्सक्लूजन की बात करते हैं। तो चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहला जो अपना सबसेक्शन है वो है 1। सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1 और जो 2 है वो बिल्कुल सेम है, सेम ही बात बोलता है, लेकिन इनके अंदर एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि सबसेक्शन 1 जो है वो बात करता है सूट्स की, यानी कि सेक्शन 1 कहाँ किस पे एप्लीकेबल है, सूट्स पे। और सबसेक्शन 2 है जो वो एप्लीकेबल है एप्लीकेशंस के ऊपर। बाकी ये दोनों सेम ही बात करते हैं, कोई भी एक भी शब्द का इनके अंदर क्या है, चेंज नहीं है, एक एप्लीकेशन और सूट्स को चेंज करके। तो चलिए पढ़ते हैं सबसेक्शन 1। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट करते वक्त फॉर एनी सूट, किसी सूट के लिए, द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ, वो टाइम जिस समय क्या कर दिया, प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग, प्लेंटिफ कैसे प्रोसिक्यूट कर रहा है, गुड फेथ के अंदर, ड्यू डिलीजेंस के अंदर, कोई सिविल प्रोसीडिंग्स, वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस और ऑफ अपील। यानी कि क्या कर दिया, या तो उसने फ्रेशली इंस्टीट्यूट किया है अभी सूट को, या फिर क्या है वो सूट की अपील कर रहा है या रिवीजन कर रहा है, किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो वो जो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वेयर, कब, द प्रोसीडिंग्स रिलेट टू द सेम मैटर इन इशू, जब वो प्रोसीडिंग्स क्या है, किससे रिलेट करती हैं, सेम मैटर इन इशू से रिलेट करती हैं, एंड इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ, और प्रोसिक्यूट की गई है गुड फेथ के अंदर, इन अ कोर्ट विच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन, क्या है जिस कोर्ट का क्या है, डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन है, और अदर कॉज ऑफ अ लाइक नेचर इज अनेबल टू एंटरटेन इट, या तो क्या है वो डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन है कोर्ट के अंदर, या फिर कोई अदर कॉज ऑफ नेचर है जो कि क्या है, कोर्ट को अनेबल कर रहा है उस केस को क्या करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए। तो अगर हम क्रक्स के अंदर इसको कंक्लूड करते हुए देखें तो क्या हमारे पास क्या क्रक्स आते हैं, वो ये आते हैं कि सबसेक्शन 1 बात कर रहा है कि जब हम लिमिटेशन पीरियड को कंप्यूट कर रहे हैं एज पर दी सेक्शन 14, तो अगर किसी प्लेंटिफ ने क्या कर दिया, ड्यू डिलीजेंस के साथ किसी ऐसे कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट कर दी जो कि क्या है, उसका जुरिसडिक्शन ही नहीं है उस मैटर को ट्राई करने का, तो क्या हो जाएगा, वो कोर्ट क्या कर देगा, उसको या तो उसके केस को रिजेक्ट कर देगा या फिर रिटर्न कर देगा। तो उस केस के अंदर क्या है, जो अब उसको नया सूट फाइल करना होगा, इंस्टीट्यूट करना होगा, तो जितना टाइम उसने पुराने उस केस को इंस्टीट्यूट करने के अंदर लिया है जिसके अंदर क्या था, कोर्ट का जुरिसडिक्शन ही नहीं था, वो एक्सक्लूड हो जाएगा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड से, और उसको क्या है, नया टाइम पीरियड अलॉट कर दिया जाएगा। यही बात करता है सबसेक्शन 1 सेक्शन 14 का। ये किसकी बात कर रहा था, सूट्स की, साफ साफ लिखा हुआ एनी सूट। अब हम देखने वाले हैं सबसेक्शन 2। देखिए सबसेक्शन 2 जो है वो एप्लीकेशन से डील करता है, वैसे ही ये प्रोविजन बात करता है जैसे सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस को हमने डिस्कस किया था, सेम वैसे ही बात करता है। क्या है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, वैसे ही जब हम लिमिटेशन पीरियड को कंप्यूट करेंगे किसी एप्लीकेशन के लिए, वहां था सूट, यहाँ है एप्लीकेशन, द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलीजेंस, यहाँ एप्लीकेंट ने क्या कर दिया, प्रोसिक्यूट किया है ड्यू डिलीजेंस के साथ अनदर सिविल प्रोसीडिंग वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस
और अपील और रिवीजन के लिए डिफेंडेंट के अगेंस्ट सेम पार्टी है फॉर द सेम रिलीफ के लिए, तो वो क्या है, शैल बी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उसका टाइम पीरियड। अगर क्या कर रहा है वो, गुड फेथ के अंदर किसी ऐसे कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट कर रहा है जिसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उसको ट्राई करने का। तो सेम बात करते हैं सबसेक्शन 1 भी और सबसेक्शन 2 भी, और बढ़ते हैं सबसेक्शन 3 की ओर। देखिए जो सबसेक्शन 3 है सेक्शन 14 का, वो बात करता है जो रूल 2 ऑर्डर 23 के अंदर बात की गई है कि उसके ऊपर उसका उसके जो भी प्रोविजंस है वो लिमिटेशन एक्ट को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग का मतलब होता है कि हमें मतलब उन जो हमने पहले बातें की हुई है, जो मतलब किसी चीज की अंदर जो बात कर रखी है वो हम नहीं मानेंगे, उस बात को हम अपनी एक अलग बात रख रहे हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 2 ऑफ ऑर्डर 23, यानी कि जो भी रूल 2 ऑर्डर 23 के अंदर लिखा है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, जो हमने सबसेक्शन 1 के अंदर पढ़ा है वो एप्लीकेबल होगा, फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट होगा अगर कोर्ट की परमिशन के साथ, अंडर रूल 1 ऑफ दैट ऑर्डर। यहाँ क्या है, सीपीसी के रूल 1 के अंदर क्या कर दिया, प्लेंटिफ ने क्या किया है, विड्रॉवल कर दिया उस सूट से अपनी इच्छा से, कोर्ट की परमिशन के साथ। तो उसको क्या है, ऑन दी ग्राउंड दैट द फर्स्ट सूट मस्ट फेल बाय रीजन, किस ग्राउंड पे कि जो पहला सूट था वो क्या है, डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से कोर्ट अनेबल थी उसको ट्राई करने के लिए, तो नया जो टाइम पीरियड मिल जाएगा उसको नया सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए। लेकिन जो रूल 2 ऑर्डर 23 है वो कहता है कि उसको लिमिटेशन के अंदर रहते हुए ही क्या करना पड़ेगा, सूट इंस्टीट्यूट करने पड़ेगा। लेकिन सबसेक्शन 1 कहता है कि नहीं नहीं, आपको यहाँ एक्सक्लूजन मिल जाएगी। अब यहाँ तो कन्फ्लिक्ट आ गया कि कौन प्रिवेल करेगा, तो चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। देखिए रूल 2 ऑर्डर 23 जो है सीपीसी का, वो बात करता है प्लेंटिव विड्रॉ हिज सूट विद हिज ओन फ्री विल। प्लेंटिव क्या कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है अपने सूट से अपनी इच्छा से, कोर्ट की परमिशन के साथ, टू फाइल अ फ्रेश सूट, उस सूट को फ्रेश सूट फाइल करने के लिए। क्या हुआ, प्लेंटिव ने, एक एग्जांपल की तरीके से समझते हैं इसको, प्लेंटिव ने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। अब उसको आगे जाकर पता चला, अरे ये तो मैंने गलत जगह सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन नहीं है, आगे जाके वैसे भी मेरा केस रिजेक्ट होना ही है, तो मैं क्या करता हूँ, विदड्रॉ कर देता हूँ इस सूट से कि मैं मतलब अभी इस सूट को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मुझे नया सूट फाइल करना है क्योंकि डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन एक ग्राउंड है। तो उस ग्राउंड पे क्या करता है, वो कोर्ट की परमिशन के साथ विड्रॉ कर जाता है उस सूट से। तो सीपीसी का जो रूल 2 ऑर्डर 23 है वो कहता है कि आपको लिमिटेशन पीरियड के अंदर रहते हुए नया सूट फाइल करना पड़ेगा। लेकिन जो सेक्शन 14 का सबसेक्शन 3 है वो कहता है कि आपको इस केस के अंदर भी एक्सक्लूजन मिल जाएगी। रूल 2 ऑर्डर 23 है ना, उसके अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो आपको एक्सक्लूजन मिल जाएगी। अब ये तो दो अलग अलग बातें हो गई ना, सीपीसी अपने बात कर रही है लेकिन लिमिटेशन अपनी बात कर रहा है। अब इन दोनों में कंफ्लिक्ट आ गया, अब प्रिवेल कौन करेगा, हम किसकी बात माने। अब प्लेंटिफ तो दुविधा के अंदर पड़ गया ना, तो इसके लिए क्या है, ऑर्डर जो 23 रूल 2 है सीपीसी का, वो एक जनरल रूल है, ठीक है। लेकिन जो सबसेक्शन 3 है सेक्शन 14 का, वो क्या है, वो स्पेशल रूल है। और हमें पता है कि क्या है, जब कन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी जनरल रूल या जनरल लॉ या फिर स्पेशल लॉ के अंदर, तो कौन सा प्रिवेल करेगा, हमेशा वही प्रिवेल करेगा जो कि क्या है, स्पेशल रूल प्रिस्क्राइब कर रहा है या स्पेशल लॉ है, हमेशा वही प्रिवेल करता है। तो ये यहाँ इसके कॉन्फ्लिक्ट का भी हमें आंसर मिल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशंस को। 3 एक्सप्लेनेशन दे रखी है सेक्शन 14 के अंदर। सबसे पहली एक्सप्लेनेशन कहती है, इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच अ फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग वॉज पेंडिंग, कि एक्सक्लूड करते वक्त टाइम ड्यूरिंग विच अ फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग्स वॉज पेंडिंग, जहां फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग्स क्या है, पेंडिंग है, तो क्या हो जाएगा, द डे ऑन विच दैट प्रोसीडिंग वॉज इंस्टीट्यूटेड, जब वो प्रोसीडिंग्स क्या है, इंस्टीट्यूट की गई थी वो दिन,
एंड द डे ऑन विच इट एंडेड, और जहां पर वो एंड हुई है, शैल बोथ बी काउंटेड, वो दोनों काउंट होंगे प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर, उनके बीच का टाइम एक्सक्लूड होगा, लेकिन जिस दिन इंस्टीट्यूट गई और जिस दिन एंड हुई वो दोनों क्या है, काउंट होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन सेकंड के बारे में। वो क्या बात करती है, अ प्लेंटिफ और एन एप्लीकेंट रेसिस्टिंग एन अपील shall be deemed to be prosecuting a proceeding। ये तो बहुत सिंपल है, इसका मतलब ये है कि अगर प्लेंटिफ और या फिर एप्लीकेंट क्या करे, रेसिस्ट कर रहे हैं, मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स वगैरह कर रहे हैं किसी अपील के लिए, तो वो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स को। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर। थर्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो बात करती है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के अंदर, वर्ड कोज ऑफ लाइक नेचर विद डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन। इसका मतलब क्या हो सकता है, मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज हो सकता है, या फिर कॉज ऑफ एक्शन। ये सब जो होते हैं, मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज, ये सारे क्या है, डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सप्लेनेशंस। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि बात करती है ऑब्जेक्ट क्या था सेक्शन 14 को लेकर आने का, क्यों लाया गया है सेक्शन 14। तो इसके अंदर एक प्रोटेक्शन दी जाती है, क्योंकि हमें पता है एक बार जो सूट इंस्टीट्यूट हो गया वो बार हो जाता है सीपीसी के थ्रू। ठीक है, उसको दोबारा मतलब इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या है, सेक्शन 14 कहता है कि इसको लेकर आने का जो मेन पर्पस क्या है, वो यही है कि वो प्रोटेक्शन दे रहा है बार ऑफ लिमिटेशन के मतलब अगेंस्ट, कि अगर आपका लिमिटेशन मतलब आपने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया, जैसे कि आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया ऐसे कोर्ट के अंदर, तो आपका क्या है, उसमें क्या निकल गया, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड निकल गया। तो अब आगे जाकर तो फिर आपका सूट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा लिमिटेशन से, है ना। अब तो फिर फाइल कर ही नहीं पाओगे, सूट इंस्टीट्यूट कर ही नहीं पाओगे, एप्लीकेशन मेड कर ही नहीं पाओगे। तो क्या है, सेक्शन 14 क्या है, उन सब से क्या है, प्रोटेक्शन दे देता है बार ऑफ लिमिटेशन से। ठीक है, कि अगर मतलब किसी पर्सन ने गुड फेथ के अंदर ये बिलीव करते हुए कि इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है इस मैटर को ट्राई करने का, और इंस्टीट्यूट कर दिया सूट, तो उसको क्या है, एक्सक्लूजन देकर उसका जो है बार ऑफ लिमिटेशन के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन दे देंगे। यही बात करता है सेक्शन 14 का ऑब्जेक्ट, यही है मेन। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपना, कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है सेक्शन 14 के लिए, ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन 14 के लिए। तो कुछ हमने 5 ऐसे मतलब टॉप 5 तरीके से हमने देखा है कि ऐसे कौन से 5 एलिमेंट्स हैं सेक्शन 14 के लिए। सबसे पहला जो एसेंशियल है वो ये है कि जो बोथ प्रायर, जो पहले और सब्सिक्वेंट बाद की जो प्रोसीडिंग्स है ना, उनके अंदर क्या है, वो सिविल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और प्रोसिक्यूट होनी चाहिए सेम पार्टी के थ्रू, मतलब पार्टी सेम होनी चाहिए, सिविल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। ये पहला रिक्वायरमेंट है अपनी। अब सेकंड ये है कि द प्रायर प्रोसीडिंग्स हैड बीन प्रोसिक्यूटेड विद ड्यू डिलीजेंस एंड इन गुड फेथ। जो प्रायर प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रोसिक्यूट कैसे होनी चाहिए, ड्यू डिलीजेंस के साथ होनी चाहिए, गुड फेथ के अंदर होनी चाहिए, मतलब कोई उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, या उसने ऐसी टाइम वेस्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट नहीं की होनी चाहिए वो प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड एसेंशियल एलिमेंट की, जो बात करते हैं द फेलियर ऑफ द प्रायर प्रोसीडिंग्स वाज ड्यू टू डिफेक्ट। अब फेलियर क्या होना चाहिए प्रायर प्रोसीडिंग्स का, डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन या फिर अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर, उसकी वजह से मतलब प्रोसीडिंग्स आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई ना। तो फोर्थ जो एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि जो अर्लियर प्रोसीडिंग्स थी ना और जो लेटर प्रोसीडिंग्स है, वो किससे रिलेट होनी चाहिए, सेम मैटर इन इशू से रिलेट करती होनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको एग्जम्पशन मिली हुई है तो आपने पहले क्या कर दिया, पहले किसी और मैटर इन इशू पे लगा दी, अब जो अब वाले इंस्टीट्यूट कर रहे हो वो किसी और मैटर इन इशू पे। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, सेम मैटर इन इशू होना चाहिए। और जो लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि बोथ द प्रोसीडिंग्स आर इन अ कोर्ट, यानी कि किसी डिपार्टमेंट के आगे नहीं होनी चाहिए प्रोसीडिंग्स, क्या होनी चाहिए, कोर्ट के अंदर ही होनी चाहिए। और ये बात किस केस के अंदर हेल्ड की गई थी, जगन्नाथ वर्सेस संत AR 1978 के
केस के अंदर ये बात हेल्ड हुई थी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो बात करती है हमने इतने मतलब टाइम से सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 2 3 तक हमने पढ़ा था ना अदर कोज ऑफ लाइक नेचर। तो हम अब मीनिंग समझने वाले हैं कि अदर कोज ऑफ लाइक नेचर क्या होता है। तो एक केस था जानकी वर्सेस राम कृपाल 1951 का। उस केस के अंदर क्या हेल्ड हुआ कि जो वर्ड है ना अदर कोज ऑफ लाइक नेचर शुड बी लिबरली कंस्ट्रक्टेड, उसको लिबरली कंस्ट्रक्ट किया गया है। दे मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड एजुडम जेनरिस। इसको शायद प्रोनाउंस मैं गलत कर सकती हूँ, आप लोग इसको एक बार गूगल पर जाकर चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या सही प्रोनाउंसिएशन है इसकी। बट इसका मतलब क्या होता है, डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, दैट इज टू से द डिफेक्ट मस्ट बी ऑफ सच अ करेक्टर। यानी कि जो डिफेक्ट था वो ऐसे करेक्टर का था कि उसने कोर्ट को क्या कर दिया, इम्पॉसिबल कर दिया उस सूट को एंटरटेन करने के लिए, उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए मेरिट्स पर सूट के सॉरी कोर्ट क्या हो गया, अनेबल हो गया था। इस तरीके का डिफेक्ट था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर के अंदर ये चीजें इंक्लूड होती हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो जिनको हम अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर के अंदर रखते हैं। सबसे पहला हमने एक्सप्लेनेशन 3 के अंदर भी वैसे तो इसकी बात कर ही ली थी, लेकिन फिर भी आपको अदर एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए कि क्या हो सकते हैं। मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज पहला। सेकंड हो सकता है मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, ये तो हमने एक्सप्लेनेशन 3 के अंदर भी पढ़े थे। अब नॉन जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हो सकता है सूट अगर वैल्यूएशन के अंदर है, वो भी हो सकता है। अदर टाइप्स ऑफ टेक्निकल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं ना, कोई भी डिफेक्ट आ सकता है। तो ये जो है ना ये होंगे अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर के अंदर इंक्लूड। अब बात कर लेते हैं हमारे बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। सेक्शन 14 का जो बेनिफिट है उसको लेने के लिए, तो उसको समझने से पहले हम समझते हैं केस जो कि है दशरथ बेहरा वर्सेस कतई देव AR 1991 का। इसके अंदर क्या बात की गई है, जो सेक्शन 14 है ना वो लिबरली कंस्ट्रक्टेड किया गया है। जब तक कि क्या है उसको मतलब कोई ऐसा सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, मटेरियल ये नहीं प्रूव कर पाता कि प्लेंटिव ने क्या कर दिया, डिसऑनेस्टली एक्ट किया था। ठीक है, लैक ऑफ गुड फेथ था उसके अंदर। तो ये अगर ये चीजें प्रूफ नहीं हो जाती ना जब तक, तब तक क्या है सेक्शन 14 का बेनिफिट ले सकता है प्लेंटिव। ठीक है, जब तक ये कोई सफिशिएंट मटेरियल नहीं है इन दो बातों को प्रूफ कर देता कि डिसऑनेस्टली उसने एक्ट किया था, गुड फेथ तो उसका बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, अब देख लेते हैं अब कि कौन मतलब किसके ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ और उसको क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा सेक्शन 14 के अंदर। बेनिफिट हमने कहा कि लिबरली कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स तो भी होंगी ना, उसको कुछ तो मतलब प्रूफ करना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़े ना कोर्ट उसको परमिशन दे देगी फ्रेश सूट फाइल करने की, है ना। तो पहली बात तो ये कि अ पर्सन हु क्लेम्स एक्सक्लूजन, जो पर्सन क्लेम कर रहा है एक्सक्लूजन, बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसके ऊपर होगा। उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ मैंने गुड फेथ के अंदर किया था, मुझे पूरा रीजन टू बिलीव था कि उसको केस की सॉरी कोर्ट की क्या है जुरिस्डिक्शन है उस केस को ट्राई करने का। तो वो ही पर्सन क्या करेगा, प्रूफ करेगा इन बातों को। और इसके अंदर क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा इस सेक्शन के अंदर। पहला तो ये कि दैट ही हैड प्रोसिक्यूटेड द फॉर्मर प्रोसीडिंग्स, जो उसने फॉर्मर प्रोसीडिंग्स प्रोसिक्यूट की है वो गुड फेथ के अंदर की थी, ड्यू डिलीजेंस के अंदर की थी। ठीक है, ये हमने उस केस के अंदर भी पढ़ा था। वही पॉइंट्स हैं कि गुड फेथ और ड्यू डिलीजेंस उसको प्रूव करना पड़ेगा। और सेकंड चीज उसको प्रूव करनी पड़ेगी जो फॉर्मर प्रोसीडिंग्स थी ना वो बिटवीन सेम पार्टीज थी। पहले भी हम ही पार्टीज थे, अब भी हम ही पार्टीज हैं, डिफेंडेंट की भी वही पार्टी है, प्लेंटिफ की भी वही पार्टी है। ये प्रूफ करना पड़ेगा। फिर उसको प्रूफ करना पड़ेगा दैट द मैटर इन इशू वाज द सेम, मतलब मैटर इन इशू भी क्या है हमारा सेम है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि प्लेंटिफ ने पहले कहीं किसी और इशू के ऊपर मतलब रिलीफ क्लेम करने के लिए सूट फाइल कर दिया और उसके बाद किसी और के लिए, तो फिर तो ये फ्रॉड हो गया ना एक तरीके से। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने जिस मैटर इन इशू के ऊपर पहले सूट फाइल किया था आपको आगे वाला सूट भी क्या करना है, उसी मैटर इन इशू के ऊपर ही फाइल किया होना चाहिए। और जो हमारा लास्ट है वो था दैट द फॉर्मर कोर्ट हैड बीन अनेबल टू एंटरटेन इट,
और जो फॉर्मर कोर्ट है वो अनेबल होनी चाहिए इस चीज़ को एंटरटेन करने के लिए, उस केस को एंटरटेन करने के लिए, उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करने के लिए, किसके थ्रू, डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन के थ्रू, या फिर अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर, जो कि अभी हमने पढ़ा है, उसके एग्जांपल्स देखे हैं, अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर क्या क्या होता है। तो ये चीज़ें उसको प्रूव करनी पड़ेगी सेक्शन 14 का बेनिफिट लेने के लिए। तो ये था हमारा सेक्शन 14, जो कि बहुत ही मतलब इजी था। इसके अंदर सिर्फ 3 सब सेक्शन दिए गए हैं आगे। पहले 2 सब सेक्शन बात करते हैं। पहला बात करते हैं सूट्स के बारे में, दूसरा एप्लीकेशन के बारे में, और तीसरा बात करता है रूल 2 ऑर्डर 23 के बारे में। ठीक है, तो इसको हमने अच्छे से समझ लिया है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 15। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है सेक्शन 14 से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही हमें फ्री टाइम मिलेगा, हम मतलब आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए प्लीज गाइस, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल @Shiksha Chamber. Bye bye, take care.